Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 6th lecture on the course Organizational Behavior. So, this lecture is again going to be on managing the motivation of the employees. So, we were discussing the motivation theories in our 5th lecture, and there are a number of motivation theories that we are going to discuss in this lecture as well. So it's an exhaustive list of motivation theories basically, but they are all important because they all familiarize us. हर theory की देखें, एक तो हर theory जो है that is a development over the previous theory, और दूसरी बात ये है कि हर theory जो है वो it has certain unique aspects और certain information जो हम हर theory से मिल रही है. So it is not कि किसी भी theory की जो importance है, it might be that one theory might be more important than the other theory, लेकिन हम किसी भी theory को we cannot say कि वो उसकी we don't learn anything from that theory या उसकी कोई importance नहीं है. ठीक है, although जैसे नीड्स theories थी जो हमने अपने 5th lecture में discuss की, you know that they are the traditional and the oldest theories of motivation. Maslow की oldest theory है motivation की, which came up in 1943, but that is still used in the different literatures, whether that is on the organizational behavior or psychology का literature है, economics का है, जितने भी different domains हैं, हर literature में Maslow की need hierarchy theory even now use हो रही है. And even currently जो contemporary research है, that is also benefiting from that theory of motivation, because वो क्या है कि वो theories जो हैं वो link up करती हैं employee motivation को to the needs of the employees, कि कैसे जो employees हैं वो in order to fulfill एक need कैसे arise होती है, फिर कैसे उसको fulfill करने के लिए employees motivate होते हैं and then they do things or do some work because they have to fulfill those needs. ठीक है, अब वो जो need theory of motivation मैस्लो की है वो ये कहती है कि जी आपने अपनी जो needs हैं उनको बेसिक लेवल की और हर लेवल की needs हैं, आपकी बेसिक लेवल की needs जब तक मीट नहीं होंगी आप सेल्फ एक्चुअलाइज उस वक्त तक नहीं कर सकते. वेल उसकी आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि क्या वैलिडिटी क्या है, दैट इज स्टिल अनचेक्ड. ठीक है, उसकी एम्पिरिकल जो एविडेंस है हमारे पास बहुत लिमिटेड है, टेस्ट नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली. ये थेरीज अभी तक लिमिटेड इनकी टेस्टिंग और लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी और वैलिडिटी है इनकी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. बट वी नो कि ये जो थेरीज हैं ये जैसे मैस्लो की थेरी है, तो अगर हम इनको लॉजिकली देखें तो दे लुक क्वाइट लॉजिकल, बिकॉज आप इफ़ यू सी कि अगर आपकी बेसिक नीड्स, अगर आप इफ़ यू डोंट हैव शेल्टर, इफ़ यू डोंट हैव सिक्योरिटी नहीं है आपके पास शेल्टर नहीं है, आपके पास फूड नहीं है, तो हाउ यू कैन थिंक टू सेल्फ एक्चुअलाइज. ठीक है, आप वो यू कैन थिंक ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजिंग व्हेन यू डोंट हैव दीज बेसिक थिंग्स. तो इस तरह से ये जो है दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैस्लो. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थी इसके आगे हमने ईआरजी थ्योरी को देखा और हमने देखा कि इन्होंने ईआरजी ने बेसिकली क्या किया, उन्होंने रीग्रुप किया है जो मैस्लो की पिरामिड है उसमें जो डिफरेंट सेक्शंस हैं या डिफरेंट जो लेवल ऑफ नीड्स हैं, दे आर जस्ट रीग्रुप्ड बाय दिस ईआरजी थ्योरी इनटू 3. उसने कैटेगराइज उसकी कैटेगरीज कर दी, एग्जिस्टेंस कर दी जिसमें बेसिक आपकी फिजियोलॉजिकल और सोशल नीड्स आ जाती हैं, रिलेटेडनेस कर दी जिसमें रिकग्निशन या जो सेल्फ स्टीम वगैरह की नीड्स आ जाती हैं, एंड देन योर ग्रोथ नीड्स एट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड्स हैं एट द टॉप वो आ जाती हैं. और इसने बेसिकली डिफरेंस क्या था इसमें और मैस्लो में कि ईआरजी थ्योरी जो है इसने हमें ये कहा कि अगर आप ईआरजी थ्योरी सेड दैट आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अनलाइक द मैस्लोस थ्योरी जिसमें पिरामिड्स हैं और हायरार्की है, ईआरजी में देयर इज नो हायरार्की नहीं है और पिरामिड नहीं है, और दे सेड दैट ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं किसी भी इंडिविजुअल में साइमल्टेनियसली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड द इंडिविजुअल कैन साइमल्टेनियसली स्ट्राइव टू ऑल द these different category of needs. ठीक है, इट्स नॉट कि आप unless and until आपके बेसिक नीड्स मीट हो जाए आप हायर ऑर्डर नीड्स को अचीव नहीं कर सकते. That's not so, but you can achieve them and you can meet them and you can desire and for them and try for them to satisfy all those different needs simultaneously. So that was an extension to the Maslow's theory, but again इसकी limitation भी हमने डिस्कस किया कि यही थी कि ये theory जो है ये भी limited है in testing.
थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को हमने देखा, और हमने देखा कि कैसे जो ये थ्योरी कहती है कि जो इंडिविजुअल्स को डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग थ्योरी एक्स इंडिविजुअल्स या थ्योरी वाई इंडिविजुअल्स के एक व्यू जो है वो ह्यूमन बींग्स का ये है कि देर स्लो एंड स्टडी एंड स्लगिश एंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग अनलेस दे आर गिवन किकबैक्स, ठीक है। तो वो दे डोंट डू एनीथिंग, दे डोंट वांट टू वर्क, दे डोंट हैव एनी मोटिवेशन। But the theory why say is that the individuals जो हैं वो they need to be self actualization उनकी होनी चाहिए, they are ready, they have motivation for their work। और मैनेजर्स के लिए इसकी implications हैं कि क्या है कि आप जॉब्स को इस तरह से डिज़ाइन करें so that the individuals जो हैं उनकी self actualization हो सके। उसके बाद फिर हमने टू फैक्टर थ्योरी को डिस्कस किया, और इसमें हमने देखा कि कैसे जो है वो हर्जबर्ग ने डिवाइड किया थ्योरी जो है वो फैक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द हाइजीन फैक्टर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स। और उसने मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो हैं उनको जो आपके इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, जैसे ऑटोनॉमी होनी चाहिए वर्क में, या यू नो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होनी चाहिए, जॉब की कैरेक्टरिस्टिक्स इनरिचिंग होनी चाहिए, जॉब शुड बी इनरिचिंग, सो दे आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर द इंडिविजुअल। उसमें एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर हो, ऑटोनॉमी हो, रिलेटेडनेस हो, और वो काम जो है उसमें इनरिचमेंट हो, सो दैट द एम्प्लॉई इंजॉयज डूइंग द एक्टिविटी और द टास्क दैट ही wants to do। और अगर वो नहीं चीजें होंगी और and these are the motivators, the actual motivators for the individual। So Herzberg basically used the concept of kickbacks or the short term kickbacks for the जो extrinsic rewards हैं उनके लिए। और उसने कहा कि जो extrinsic rewards हैं they are just like the short term kickbacks की तरह ही है, ठीक है। और अगर आप जो है वो मतलब दे आर जस्ट लाइक, बिकॉज जैसे आप इंडिविजुअल को रिवॉर्ड्स देंगे, ठीक है, आप उसको कहेंगे कि इफ यू गिव अ टारगेट, असाइन अ टारगेट टू एन एम्प्लॉई एंड से दैट इफ यू अचीव दिस टारगेट यू विल गेट दिस इंसेंटिव, मतलब आपको ये कैश प्राइज मिलेगा या ये आपको बोनस मिलेगा, और यू टाई टू एनी यू नो टेंजिबल रिवॉर्ड, एनी फॉर्म ऑफ टेंजिबल रिवॉर्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो एम्प्लॉई विल बी मोटिवेटेड टू डू दैट एंड ही विल डू दैट टास्क, यू नो, इफ दैट रिवॉर्ड इज इम्पोर्टेंट एंड मीनिंगफुल फॉर दैट एम्प्लॉई, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या करेगा, विल वर्क हार्ड फॉर दैट एंड ही विल अचीव दैट। अब वो उसको मोटिवेशन और रिवॉर्ड तो मिल जाएगा, बट इफ अगेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू हैव अ सिमिलर कोई प्रोजेक्ट है या टास्क है विच इट वांट्स टू गेट डन and it again asks the individual, तो फिर क्या again it will give him the reward and if the again आपको so every time आप वो, क्योंकि पहले वाला reward motivation जो थी वो तो पहले टास्क फिनिश हुआ, वो रिवॉर्ड आपको मिल गया एंड दैट इज ओवर, दैट इज गॉन, वो मोटिवेशन टू वर्क, ठीक है। यू नो यू नीड न्यू मोटिवेशन, आपको वो काम दिया गया है तो व्हाई विल यू डू दैट, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगेन ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी भी मटेरियल फॉर्म में मोटिवेट करने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं देगी तो क्या होगा कि आप वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं, ये जो रिवॉर्ड्स हैं, ये तो शॉर्ट टर्म किकबैक्स हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस, दैट इज व्हाई हमने अपने जो अपने नेक्स्ट लेक्चर होंगे जब हम उनमें देखेंगे मोटिवेशन के रिस्पेक्ट में जो कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स वगैरह को, तो में हम देखेंगे कि जो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बोनसेस देती हैं, जैसे ईयरली बोनसेस होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ऑलरेडी प्री अनाउंस्ड होते हैं और दे आर पार्ट ऑफ द पैकेज आपकी सैलरी पैकेज का, कि यू विल गेट 1 or 2 बोनसेस इन अ ईयर एज वेल अलोंग विद आपकी मंथली सैलरी ये होगी, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये बोनस मिलेगा, ठीक है। तो वो उनमें क्या होता है कि उनमें वो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इन देयर यूज्ड टू दोज बोनसेस एंड दे स्टार्ट कैलकुलेटिंग देम एज अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी एंड दे डोंट लुक टू देम इंसेंटिव्स एनी मोर, वो इंसेंटिव्स नहीं रहते, फिर वो इतने रूटीनाइज हो जाते हैं और वो इतने पार्ट ऑफ द प्रोसेस बन जाते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एन एडिशनल मोटिवेशन टू वर्क फॉर द एम्प्लॉय। सो इसलिए ये जो किकबैक्स होते हैं, दैट इज व्हाई वी से दैट दीज किकबैक्स आर शॉर्ट टर्म, ये कोई लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय में मोटिवेशन नहीं लेके आते हैं, दे आर जस्ट शॉर्ट टर्म एंड दे गो विद द गो अवे विद द टाइम। सो इसलिए और एंड सेकेंडली इनमें इनका ड्रॉबैक ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स इन मोटिवेशन इन रिवॉर्ड्स को या इस तरह के जो मटेरियल इंसेंटिव्स हैं, हाउ ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ इट कैन गिव यू प्रोवाइड यू सच इंसेंटिव्स एवरी टाइम एंड टू एवरी एम्प्लॉय, ठीक है। सो दे आर वेरी कॉस्टली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द टेंजिबल रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स विच आर शॉर्ट टर्म एज वेल, मतलब ये भी नहीं है कि उनकी कोई लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी हो वंस यू गिव दोज इंसेंटिव्स। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द हाइजीन फैक्टर्स, बिकॉज वो ये जो फैक्टर्स हैं ये आपको
आपका जो डे टू डे मेंटेनेंस के लिए आप समझ लें कि ये ज़रूरी है, हाइजीन के लिए ज़रूरी है, जैसे हम कहते हैं ना फॉर आवर हाइजीन, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हाइजीन, कि ये आपके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है. सो दे विल प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग डिससेटिस्फाइड बट दे कैन नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन. तो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म मोटिवेशन से. लॉन्ग टर्म मोटिवेशन क्या है? आपको इंट्रिंसिकली यू एंजॉय डूइंग द एक्टिविटी यू आर डूइंग, आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, आपको फैसिलिटेट किया जाए, आपको एम्पावरमेंट दी जाए और आपको ऑटोनॉमी दी जाए टू डू द वर्क. सो दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग. उसका वो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन जो है आपकी वो उधर से आएगी थ्रू द मोटिवेटिंग फैक्टर्स. ठीक है, तो इस तरह से इस थ्योरी ने, एंड दैट विल गिव यू द जॉब सेटिस्फैक्शन. उसके बाद हमने थ्योरी ऑफ नीड्स की, मैक्लेलैंड्स की, जिसमें 3 तरह की हमने नीड्स देखी हैं. एफिलिएशन नीड देखी, पावर की नीड देखी और अचीवमेंट की नीड देखी. एंड वी सॉ के जो अचीवमेंट की नीड है वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है. दूसरे 2 जो नीड्स हैं उनके ऊपर इतनी स्टडी नहीं हुई है, और बिकॉज उनकी रेलिवेंस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉई आउटकम्स. और जो नीड फॉर अचीवमेंट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हुई है और काफ़ी आउटकम्स भी उसके निकले हैं. और ये भी हमने देखा कि कैसे जो नीड फॉर अचीवमेंट है वो दोज इंडिविजुअल्स जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट ना बहुत जिनकी प्रोबेबिलिटी अचीवमेंट की सक्सेस की ये होती है कि भाई टास्क्स की जब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा 50% होती है सक्सेस की, तो वहाँ पे वो इंडिविजुअल्स हैं वो दे परफॉर्म बेस्ट. तो हमने ये सारी जो एवेल्युएशंस थी ये हमने देखी. इसके बाद हमने कॉग्निटिव एवेल्युएशंस थ्योरी को भी डिस्कस किया आपने 5th लेक्चर में, और उसमें हमने देखा कि कैसे ये जो थ्योरी है ये फोकस करती है ऑन द इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशंस थी, और जो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं, कैसे how there is distinction between those rewards and motivations, and how the extrinsic motivations it diminishes instead of flourishing, but it diminishes the intrinsic motivation as per this theory. तो वो डिमिनिश करती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जो आपकी, और जो इम्प्लीकेशंस इसकी यही हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस में आपको अनलेस एंड अनटिल, और दूसरा जो इसकी एक्सटेंशन थी वो ये थी कि अगर रिवॉर्ड्स आपके टेंजिबल हैं तो दे विल डिमिनिश, अगर इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स हैं तो दे विल नॉट डिमिनिश द इंट्रिंसिक मोटिवेशन. ठीक है, और इसके ऊपर लॉट ऑफ रिसर्च इज बीन गोइंग ऑन. इम्पोर्टेंट इसने प्लेस अपनी की, और सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी भी इसी से इसी विद रिस्पेक्ट टू दिस जो हमने नहीं डिस्कस की सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. वो क्या करती है कि वो 5 बेसिकली उसके ऊपर क्वांटम्स देती है मोटिवेशन के. यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 2 ही इन रिस्पेक्ट टू दीज 2 डिस्कशन की ना, तो वहाँ पे ऑटोनोमस मोटिवेशन है, जो है वो कंट्रोल्ड मोटिवेशन है. ठीक है, फिर वो जो रेगुलेशन है, एंड देयर 5 डिफरेंट कॉन्टिन्यूम्स पे ए मोटिवेशन है डिवाइड करती है इन ह्यूमन मोटिवेशन को, और फिर वो बताती है कि कैसे आप का जो हर लेवल है हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेवल्स ऑफ मोटिवेशंस. वहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस कैसे डिफरेंट हैं. बहरहाल ये वाली जो कॉग्निटिव इवैल्यूएशन CET इसको बोलते हैं, दिस थ्योरी इज बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसके इट हैज़ ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट आउटकम्स, और इनको हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने टुडे फॉर द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द गोल सेटिंग थ्योरी. हम देखेंगे MBO को देखेंगे एज एप्लीकेशन ऑफ द गोल सेटिंग. देन वी विल बी डिस्कसिंग द सेल्फ एफिकेसी रीइंफोर्समेंट थ्योरी को देखेंगे, इक्विटी थ्योरी देखेंगे, जस्टिस एंड इक्विटी थ्योरी देखेंगे, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देखेंगे, एंड देन इन द एंड विल सी द इम्प्लीकेशंस फॉर द मैनेजर्स. अच्छा, जो गोल सेटिंग थ्योरी है ये इट वाज गिवन बाय एडविन लोब, एंड इट्स बेसिक प्रेमाइस इज दैट स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट गोल्स विद सेल्फ जनरेटेड फीडबैक दैट लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस. ठीक है, तो आपने आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ऑलरेडी आप फेमिलियर होंगे कि गोल्स जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए. ठीक है, सो इफ़ यू आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ दैट व्हाट शुड बी द गोल्स को कैसे सेट करना चाहिए और गोल्स को कैसा होना चाहिए, तो आपके माइंड में शायद आ जाए. आई एम श्योर कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं. ठीक है, सो मे बी दे कम इन योर माइंड. और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए तो यू शुड गूगल करें, गूगल करके देखें कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं. सो दे आर स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, ठीक है, और उसके क्या क्या फीचर्स हैं स्मार्ट गोल्स के. रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है, टाइमली होने चाहिए, और इस तरह के जो हैं ये फीचर्स हैं स्मार्ट गोल्स के. तो ये जो स्मार्ट गोल्स हैं
उन्हीं को, नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट ये जो गोल सेटिंग थ्योरी है ये भी कहती है, इट यू कैन से दैट योर देयर इज ओवरलैप है, थोड़ा सा आपको नजर आएगा। इसने वो सारी डायमेंशंस तो यूज नहीं की जो स्मार्ट गोल्स में, ठीक है, लेकिन ये कहती है कि दिस शुड बी स्पेसिफिक, जो कि स्मार्ट गोल्स भी कहते हैं, एंड डिफिकल्ट होने चाहिए, ठीक है, और गोल्स जो हैं उनमें चैलेंज होना चाहिए। गोल्स में दे शुड स्ट्रेच योर एबिलिटीज। इजी गोल्स जितने होंगे, अगर आप इफ यू सी कि हमने सेकंड चैप्टर में मैंने आपको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बताया था, और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर सुपरवाइजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डिफिकल्ट टास्क देगा तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो दे विल स्ट्रेच देयर एबिलिटीज एंड दे विल चैलेंज देमसेल्व्स एंड दे विल ट्राई टू यू नो परफॉर्म बेटर। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को इजी टास्क देंगे तो आप क्या, आपकी परफॉर्मेंस भी नीचे रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। जो आपसे एक्सपेक्टेशंस होंगी, अगर आपको मैनेजर कहे कि जी आपने 10,000 की सेल्स करनी है एक महीने में, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स आपको टारगेट ही 10,000 का मिला है, तो आप उस 10,000 को मीट करने की कोशिश करेंगे। इट माइट बी एन इजी टारगेट फॉर यू, ठीक है, इट माइट बी वेरी रिलैक्सिंग टारगेट फॉर यू, बट ऑफ कोर्स यू विल, आपका जो टारगेट है आपका यही गोल होगा कि आपने उस टारगेट को अचीव करना है। अगर आपको टारगेट हायर और डिफिकल्ट मिलेगा, अगर आप उस 10 की बजाय आपको कहा जाए कि 15,000 करना है आपने, तो दैट माइट बी ए चैलेंजिंग टारगेट फॉर यू। उसमें एक डिफिकल्टी का एलिमेंट होगा, देयर विल बी चैलेंज फॉर यू, यू विल स्ट्रेच योर एबिलिटीज, यू विल मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू अचीव दैट गोल, ठीक है। और फिर मोस्ट लाइकली यही है कि आपको दैट गोल इज, अब डिफिकल्टी का मतलब ये नहीं है कि वो अनअचीवेबल हो, ठीक है। गोल्स शुड बी डिफिकल्ट, दे शुड बी चैलेंजिंग, बट दे शुड नॉट बी अनअचीवेबल, ठीक है। सो इट मस्ट बी अचीवेबल गोल, इट शुड बी अचीवेबल गोल रियलिस्टिकली स्पीकिंग, ठीक है। बट अगर वो अनरियलिस्टिक गोल है, अगर फॉर एग्जांपल आपको ये कह दिया जाए कि आपने 20,000 का टारगेट अचीव करना है, तो वो दैट माइट बी एन अनरियलिस्टिक गोल, बिकॉज दैट मे नॉट बी पॉसिबल। आप जितनी भी अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच करना है, जो अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं जिनमें बहुत हाई एलिमेंट ऑफ चैलेंज होता है, दे आर ऑल्सो नॉट स्मार्ट गोल्स, ठीक है। और वो गोल्स भी हाईली जो अनरियलिस्टिक या बहुत टफ गोल्स हैं वो भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो, वो क्या करेंगे, वहाँ पे सेल्फ एफिकेसी को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। यू विल ऑलरेडी, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, यू विल ऑलरेडी बी लाइक दैट यू कैन नॉट अचीव, यू कैन नॉट डू, आप शायद अपने विदड्रॉ कर लेंगे, आप अपनी एफर्ट इन लगाएंगे, बिकॉज यू विल परसीव दैट इट्स नॉट अचीवेबल, ठीक है। तो इसलिए ओवरली जो टफ हैं या चैलेंजिंग गोल्स नहीं होने चाहिए, बट दे शुड बी इनफ चैलेंज इन द गोल्स, और उनमें डिफिकल्टी लेवल इतना होना चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो, ठीक है। दैट इज वे स्मार्ट गोल्स ऑल्सो से दैट दे शुड बी रियलिस्टिक, ठीक है। तो इसके बाद ये है कि सेल्फ जनरेटेड फीडबैक जो है वो दैट शुड बी देयर। तो थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है गोल सेटिंग की, वो ये है कि आपको गोल्स आप दिए जाएं, ठीक है, और आपको डिफिकल्ट गोल्स दिए जाएं, फिर आपको फीडबैक का मैकेनिज्म कोई होना चाहिए, या सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का मैकेनिज्म हो, या आपका सुपरवाइजर आपको फीडबैक दे रहा है, और देयर शुड बी सम मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक, ठीक है। तो दैट शुड विच एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फीडबैक व्हेन यू विल नो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, ओनली देन यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। अगर आप में कोई लूप होल्स हैं, शॉर्ट फॉल्स हैं परफॉर्मेंस में, तब भी पता चले, तो सो दैट यू कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। एंड इफ दैट इज नॉट देयर, यू आर डूइंग वेल, देन ऑल्सो यू नीड अ पॉजिटिव, आपके पास कोई रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए दैट यू आर डूइंग वेल एंड यू शुड डू वेल इन द सेम डायरेक्शन, यू शुड फर्दर इम्प्रूव इट एंड सो ऑन, ठीक है। तो रिलेशनशिप जो है गोल्स का और परफॉर्मेंस का, दैट डिपेंड्स अपॉन गोल अटेनमेंट, ठीक है। एक चीज तो ये कि आई वांट टू डू इट एंड आई कैन डू इट, दैट इज गोल कमिटमेंट, कि गोल के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए। कमिटमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर कमिटमेंट नहीं होगी तो क्या होगा कि आप फिर गोल नहीं फिर अचीव होगा। इफ यू आर नॉट कमिटेड टू अचीव दैट गोल, इफ यू आर नॉट कमिटेड टू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू दैट थिंग, ठीक है। हर किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। आप ये टारगेट रखें दैट यू विल बी लूजिंग 10 पाउंड्स, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर कमिटेड टू दैट। आप क्या करेंगे, आपकी अगर कमिटमेंट नहीं होगी तो आप एफर्ट नहीं करेंगे, यू विल नॉट ट्राई, आप एंगेज नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे उस काम में, ठीक है, इनपुट नहीं करेंगे, और वो गोल, आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा।
ठीक है, तो ओनरशिप नहीं होगी आपकी उस गोल के साथ अगर आप कमिटेड नहीं होंगे। तो इसीलिए आपकी जो कमिटमेंट है किसी भी गोल के साथ, दैट शुड बी देयर। अब कमिटमेंट को इन्हांस करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये कि गोल्स हैं, दे माइट बी सेट पार्टिसिपेटरी गोल्स अगर सेट हों, ठीक है, तो आपको ये पता है कि मैं आगे अपनी जो आपको फ्यूचर नेक्स्ट लेक्चर करवाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो मोटिवेशन है ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखने का एक तरीका ये भी होता है कि एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाए। ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स शुरू करती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो पार्टिसिपेशन के प्रोग्राम्स करती हैं। पार्टिसिपेशन इज ए नेचर प्रैक्टिस इटसेल्फ, कि एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन को इनकरेज करती हैं इन द डिसीजन मेकिंग। वाई? बिकॉज जब एम्प्लॉयज़ जब ये परसीव करते हैं कि उनकी भी से है ये, और दे हैव बीन आस्क्ड अबाउट सर्टेन डिसीजंस, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस हैं उनकी भी दे आर टेकन केयर ऑफ और दे आर कंसिडर्ड while making the important decisions, और they have some say। तो वो क्या है कि that enhances the involvement of the employees। उसमें वो जो भी decision हो ultimately employees will feel more ownership with that decision because they were part of that decision making process, and even if that decision was not made as per the recommendations of the employees और इन उस डायरेक्शन में बेशक ना भी हो जिसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो सजेस्ट कर रहे थे या कोई एनीबडी वाज सजेस्टिंग, बट स्टिल व्हेन आपके पास ये फीलिंग आ जाती है दैट यू वर पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस एंड व्हाट एवर द फाइनल डिसीजन यू ओन दैट डिसीजन मोर। ठीक है, आप उसको ज़्यादा ओन करते हैं और आप ज़्यादा उसको यू नो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने की यू विल मेक मोर एफर्ट्स। ठीक है, तो यू विल बी शोइंग हायर कमिटमेंट। तो इसी तरह जो गोल है अगर वो आपके साथ उसमें सेट हुआ होगा इन यू नो आपके पार्टिसिपेशन के साथ सेट हुआ होगा तो फिर आपकी कमिटमेंट उसके साथ ज़्यादा होगी। और भी डिफरेंट तरीके हैं गोल कमिटमेंट को इन्हांस करने के। उनमें एक तो ये है कि आप जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, अब जब आप इफ़ यू सी फॉर योर सेल्फ कि जब भी अगर आपने कुछ टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो उसका एक्सपीरियंस होगा कि कोई भी टास्क हो ऑर्गेनाइजेशन में, कोई एजेंडा हो, कोई टारगेट मिला है, कोई प्रोजेक्ट है किसी डिपार्टमेंट को या किसी ग्रुप को मिला है। ठीक है, अगर एक ग्रुप का प्रोजेक्ट है तो उसकी साथ जितनी भी सीनियर मैनेजर्स की जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी तो उतना क्या होगा, बिकॉज दैट टास्क एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग मोर सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है उस टास्क की आपके लिए। ठीक है, एंड अब आपको ये लगता है कि वो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जब जितनी उसमें टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी उतनी आपको एक तो उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा लग जाती है। और मैंने आपको बताया अपने पिछले उसमें जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स में मॉडल में कि कैसे सिग्निफिकेंस जो है वो रिलेटेड है विद द एम्प्लॉयज़ के आउटकम्स के साथ पॉजिटिवली, और वो मोटिवेशन को कैसे इन्हांस करती है। तो इसलिए जब टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी और वो कॉन्स्टेंटली एक तो रीइंफोर्स होता रहेगा आपको कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सिग्निफिकेंस है, तो एज अ रिजल्ट उसके चांसेस आपके कमिटमेंट के ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात ये है कि आप व्हेन यू मेक द गोल्स पब्लिक, अगर वो गोल है आपका, इफ़ यू हैव सम गोल, ठीक है, और अगर वो आप उसको अपने तक रखेंगे, इफ़ यू विल नॉट शेयर इट टू अदर्स और इट विल वॉन्ट बी पब्लिकली शेयर्ड, तो फिर क्या है कि उसके साथ कमिटमेंट आपकी कम होगी। इफ इट इज़ पब्लिकली शेयर्ड तो फिर आपका स्टेक उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, एंड देन एवरीबडी नोज दैट दिस इज द गोल और दिस इज द टारगेट फॉर यू, एंड देन यू मेक मोर एफर्ट एंड वी आर मोर कमिटेड टू अचीव दैट गोल। अच्छा, इसके बाद ये कि देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं गोल सेटिंग को, सच एज द सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स टास्क्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अगेन मतलब एक जो है आपके टास्क जो है वो अगर सिंपल होगा, अगर आपको तो आपकी जो गोल अचीवमेंट है वो बेहतर होगी। अगर वो वेल लर्नड होगा तो आपकी अचीवमेंट बेहतर होगी। और अगर वो नोबल टास्क होगा, यू हैव टू लर्न, तो ऑफ कोर्स आपकी जो है वो स्टिल आप यू विल हैव टू लर्न, तो आपका वो इनिशियली तो आपका एक जो अटेनमेंट है वो कम होगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू लर्न इट प्रॉपर्ली तो फिर आपकी जो है वो गोल अचीवमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इंडिपेंडेंट अगर टास्क होगा, इंटरडिपेंडेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपकी जो गोल अटेनमेंट है वो स्लोअर हो सकती है, बिकॉज देन यू स्टार्ट डिपेंड दूसरों के ऊपर भी इंटरलिंकेजेस आ जाते हैं। देन आपका जो गोल अचीवमेंट है वो सिर्फ आपके ऊपर नहीं, यू आर नॉट सोली, आप उसके लिए वो नहीं होते, यू नो इट्स नॉट इन योर हैंड्स ओनली बट इट्स इन द अदर हैंड्स एज वेल। नेशनल कल्चर जो है वो इसमें गोल सेटिंग में इसकी इम्पोर्टेंस है कि जैसे गोल सेटिंग इज़ वेल अलाइंड विद द नॉर्थ अमेरिकन कल्चर्स। ठीक है, लेकिन बट सच एज द इंडिपेंडेंट नॉट टू हाई ऑन पावर डिस्टेंस जो सोसाइटीज़ हैं वो वाली। ठीक है, और
यहाँ पे क्या है कि जो नॉन वेस्टर्न जो ये साउथ एशियन सेटअप्स हैं, ठीक है, जैसे एशियन कॉन्टेक्स्ट हैं, तो उनमें ऑन द अदर हैंड क्या है कि पावर डिस्टेंस जो है वो दैट इज अलॉट, ठीक है, पावर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इन सोसाइटीज़ में, विच मीन्स कि आपने ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि जो आपका सुपरवाइजर है, ये लीडर है, उसमें और आप में देयर आर डिफरेंसेस, पावर डिफरेंसेस हैं, एंड यू हैव एक्सेप्टेड दोज डिफरेंसेस, बट द पावर डिस्टेंस इज लो इन द वेस्टर्न कल्चर्स में जो पावर डिस्टेंस है, या नॉर्थ अमेरिकन कल्चर्स में जो पावर डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। दूसरा ये कि चैलेंजिंग गोल्स सिंस होते हैं, तो इसलिए दैट इज़ वाई जो लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान है या जो दूसरे एशियन कंट्रीज हैं, दे आर हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कंट्रीज बिकॉज दे डोंट, देखें हम अगर अपने आप को उनसे कंपेयर करें तो वहाँ पे रिस्क टेकिंग ज़्यादा है, अमेरिका में रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान, वो वहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में वो बहुत लो हैं, ठीक है, एंड वी आर हाई ऑन आंसर, वी डोंट वांट टू हैव सर्टेनिटी, वी वांट टू अवॉइड सर्टेनिटी, ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो वी वांट टू अवॉइड अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो इसलिए हम अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है उसमें वी हैव वेरी हाई स्कोर्स और एज पर द हॉफस्टेडीज डायमेंशंस कंपेयर टू दोज वेस्टर्न नेशंस, एंड हम देखें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गोल्स की और इसकी जो गोल सेटिंग है, इसकी जो सक्सेस है वो इसलिए दैट इज़ वाई दे से कि ये जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं, जो अमेरिकन कल्चर्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन, उन पे ये ज़्यादा एप्लीकेबल हैं एज दे आर द लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस सोसाइटीज़, और वो जो चैलेंजिंग या डिफिकल्ट गोल्स होंगे जिनमें अनसर्टेनिटी भी ऑफकोर्स उनमें इतनी ज़्यादा होगी, तो दैट इज़ वाई, और यहाँ पे इन सेटिंग्स में जहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज़ वेरी हाई, यहाँ पे इट मे नॉट बी एप्लीकेबल, देन परफॉर्मेंस इज इम्पॉर्टेंट एंड हाई इन अचीवमेंट, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये भी बेसिकली ये जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए दे से दैट ये जो फीचर्स हैं बिकॉज ऑफ दीज दे आर मोर रेलिवेंट है टू द वेस्टर्न या जो नॉर्थ अमेरिकन सेटअप्स हैं उनमें। उसके बाद हम ये देखते हैं कि गोल सेटिंग जो है इट इज़ इन एक्शन इफ वी सी दैट MBO प्रोग्राम्स, यू नो दैट जो MBO प्रोग्राम्स हैं काफ़ी ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस और काफ़ी दे गेन इमेंस पॉपुलैरिटी एट वन टाइम, ठीक है। बेसिकली होता क्या है MBOs में जो टारगेट्स हैं वो कंपनी के, आपको पता है कि हम आगे मैं आपको जब स्ट्रेटजी बताऊंगी, स्ट्रक्चर बताऊंगी अपने अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर्स में, नॉट एग्जैक्टली नेक्स्ट बट एट द एंड ऑफ दिस समवेयर हम एंड पे लेक्चर्स रखेंगे जो स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर वगैरह के, उसमें हम देखेंगे कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर कैसे गोल्स जब और ऑब्जेक्टिव्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी सेट होती है, एंड देन दीज गोल्स हैव टू अलाइंड एट ऑल लेवल्स, मिडिल लेवल के ऊपर, लोअर लेवल के ऊपर भी उनको अलाइन करना होता है, तो जो टॉप मैनेजर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये स्ट्रेटेजिक जो कंपनी के गोल्स हैं, कॉर्पोरेट गोल्स हैं, तो टॉप मैनेजमेंट उनको बेसिकली सेट कर रही होती है। उसके बाद फिर ये दे आर मूविंग टू द मिडिल मैनेजर्स, तो मिडिल मैनेजर्स हैं जो वो फिर क्या करते हैं कि दे इंटरमीडिएट गोल्स जो हैं वो दे आर मेड बाय द मिडिल मैनेजर्स, ठीक है, और जो कंपनी के डिपार्टमेंटल लेवल गोल्स हैं दे आर मेड बाय द डिपार्टमेंट मैनेजर्स या लाइन मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स वगैरह जो है वो बनाते हैं, तो एरिया मैनेजर्स हो गए, रीजनल मैनेजर्स हो गए, दे आर ऑल द मिडिल लेवल मैनेजर्स, तो व्हाट दे डू इज दैट दे आर बेसिकली इन्वॉल्वड इन दिस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और ये जो लोअर लेवल के ऊपर एम्प्लॉइज हैं इन द डिपार्टमेंट्स इन द ब्रांचेस, they call them and they mutually participatively together with the employees, हर एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करके और उनके साथ म्यूचुअली गोल्स हैं वो सेट किए जाते हैं MBO में, ठीक है, और फिर ये जो म्यूचुअली सिलेक्टिव और पार्टिसिपेटिवली सिलेक्टिव गोल्स हैं दे आर गिवन टू दोज एम्प्लॉयज विद द प्रीमाइस दैट दे विल बी कमिंग बैक इन अनदर 6 months और सो, ठीक है, और फिर वो अपनी उनकी जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर की जाएगी, फीडबैक दिया जाएगा और ये चेक किया जाएगा दैट हाउ फार दे हैव अचीव्ड देयर गोल्स एंड इन ऑर्डर टू रिवाइज द गोल्स फॉर द नेक्स्ट 6 months और सो व्हाटएवर, ठीक है, तो इस तरह का इसका पैटर्न होता है। अब ये जो थ्योरी है बेसिकली इट सेज अगेन इसके की एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे हमने गोल सेटिंग थ्योरी में देखा तो जो MBO है इसकी की एलिमेंट्स में भी आ जाता है, एक तो स्पेसिफिक जो गोल स्पेसिफिसिटी है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, इट्स द सेम, देन पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उसमें गोल सेटिंग में पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग नहीं है, सो इट ओनली सेज दैट यू मे और मे नॉट हैव पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग बिकॉज गोल सेटिंग थ्योरी में बेसिकली ये कहा गया है कि जो मैनेजर सेट करते हैं गोल्स दे कैन आल्सो बी इक्वली इफेक्टिव, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एम्प्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट के साथ उनसे गोल सेट करवाएं,
if the goals are set by the managers and they are given to the employees, even then they can be effective. उस वक्त भी वो effective हो सकते हैं. तो it really depends upon the context of job और nature and you know जो overall context है उस वर्क प्लेस का, उस डिपार्टमेंट का, या उस इंडिविजुअल या एम्प्लॉई का विद द एम्प्लॉयर. तो इस सारी चीज़ें जो हैं इसमें काफ़ी सारी मॉडलिटीज़ आ जाती हैं. एंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स आप ये हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते कि पार्टिसिपेटिवली गोल्स को सेट होना चाहिए. दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं. बहरहाल जो गोल सेटिंग थ्योरी है इट सेज दैट दे मे और मे नॉट बी, बट इट सेज दैट इफ दे आर यू नो पार्टिसिपेटिवली सेट गोल्स, क्योंकि समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बैकफायर. ठीक है. और जो MBO है, बट इट सेज दैट MBO में गोल्स जो हैं वो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होगी और पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग होगी. देन देयर इज एन एक्सप्लिसिट ऑफ कोर्स टाइम पीरियड है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि जिसमें आपने अचीव करना है गोल को. फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा जाए कि आपने यू हैव टू इंक्रीज द सेल्स by the end of June, till the end of June the sales should be increased of your department. ठीक है. तो एक आपको ये तो आपकी 500 अगर आप ऑलरेडी कर रहे थे, इवन इफ यू डू 600 नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ 100 की अगर इंक्रीज हो तो ये भी तो इंक्रीज्ड सेल्स ही हैं, बट दे मे नॉट बी सफिशिएंट. ठीक है. लेकिन एक आपको जेनरिक गोल दिया गया. ठीक है. अगर आपको एक स्पेसिफिक गोल दिया जाए, अगर आपको ये कहा जाए कि योर सेल्स शुड बी एटलीस्ट नहीं एक्यूरेसी होनी चाहिए. ठीक है. व्हाट यू एक्चुअली वांट, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, क्या गोल रखना, दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी टाइमली. ठीक है. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इज नॉट अ टाइमली, उसमें टाइम पीरियड स्पेसिफिक नहीं है. तो बाय 30th जून अगर हम ये कहें दैट बाय 30th जून यू शुड बी एबल टू अचीव अ टारगेट ऑफ 800 सेल्स, ये क्या होगा, एक स्मार्ट गोल होगा. मतलब ये स्पेसिफिक भी है. ठीक है. 800 एंड नॉट दैट एज मच एज यू कैन, और ट्राई योर बेस्ट टू डू द मैक्सिमम. तो आपका बेस्ट जो है वो तो 5 से 600 भी हो सकता है, आप एफर्ट ही हो सकता है उतनी करें. जब आपको एक स्पेसिफाई नहीं किया गया तो ठीक है, तो आपके पास तो कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है टू वर्क फॉर. तो इसलिए जो स्पेसिफिसिटी है गोल्स की और उसका स्मार्ट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है गोल्स का. ठीक है. तो आप ये देखें कि इसमें फिर आपको स्पेसिफिसिटी भी आ जाती है जब आप ये बताते हैं. इसमें आपको फिर ये क्या होता है कि इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो दैट इज दैट ऑफ अ फीडबैक, दैट देयर हैज टू बी अ परफॉर्मेंस फीडबैक. तो ये एलिमेंट जो है वो गोल सेटिंग में भी था और हमने वहां पर भी इसको डिस्कस किया. तो अब ये देखें कि एक कंपनी है, उसने टॉप लेवल के ऊपर, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर एक XYZ कंपनी है और उसके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं. फिर उससे क्या होता है कि कॉर्पोरेट है और उसके नीचे क्या होता है कुछ डिविजन्स होती हैं. अगर उसकी डिविजन्स हों उस कंपनी की तो बड़ी कंपनी है, कंज्यूमर डिवीजन होगी एंड देन देयर विल बी एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिवीजन. फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो अपने डिपार्टमेंट्स होंगे, सेल्स का होगा, प्रोडक्शन का होगा, कस्टमर सर्विस का होगा, अकाउंट्स का होगा एंड सो ऑन. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन है उसके अपने डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है. हर डिपार्टमेंट में फिर आगे फर्दर देयर आर सम एम्प्लॉइज जो उस डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं या उसमें काम कर रहे हैं. तो आप ये देखें कि एक ओवरऑल कॉर्पोरेट लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं. फिर मैंने जैसे आपको बताया कि मिडिल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये डिविजनल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स आ गए, फिर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स आ गए एंड देन दे आर ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. एंड हाउ ऑल दीज लेवल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे हैव टू बी अलाइनमेंट इनमें होनी चाहिए एट ऑल लेवल्स. अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट हैं कंपेयर टू द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव तो मिस अलाइनमेंट आ गई ना. कैसे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगे, ठीक है, और फिर एज अ रिजल्ट कैसे डिवीजन के मीट होंगे और कैसे फिर कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगे. सो देयर हैज टू बी एन अलाइनमेंट बिटवीन ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स एट ऑल दीज डिफरेंट लेवल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी हायर लेवल, मैक्रो लेवल से शुरू हम करें ऑर्गेनाइजेशन में और कमिंग टू द माइक्रो लेवल. इनके जो लिंकेजेस हैं MBO और गोल सेटिंग के, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि आपने देखा है कि गोल स्पेसिफिसिटी, गोल डिफिकल्टी और फीडबैक इन तीनों में है. ठीक है. ये इन दोनों में है, दोनों के फीचर्स हैं ये तीनों. लेकिन पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग की जब बात हम करते हैं तो वो MBO सेज दैट इट यस इट शुड बी देयर एंड गोल सेटिंग थ्योरी सेज दैट इट मे और इट मे नॉट बी देयर. सो एक चीज तो ये देखें कि इनका जो कंपैरिजन है उसमें MBO emphasizes on the goal on participative goal setting, whereas in goal setting theory goals assigned as well as participatory can be equally effective. So MBOs, why do they fail? Increasingly MBOs they're failing
बिकॉज अनरियलिस्टिक एमबीओ रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो दे आर वेरी हाई विद द एमबीओज. देन देयर इज लैक ऑफ कमिटमेंट विद द टॉप मैनेजमेंट. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इस सारे प्रोसेस में इसको सक्सेसफुल करने के लिए टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट जो है वो बड़ी जरूरी है. अगर अनलेस एंड अनटिल टॉप मैनेजमेंट इज कमिटेड यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव योर गोल्स. आप कमिटमेंट जो है वो इंडिविजुअल्स की एम्प्लॉयज की कमिटमेंट गेन नहीं कर सकेंगे. ठीक है, तो जब उनकी कमिटमेंट नहीं होगी तो फिर गोल अचीवमेंट कैसे होगी. देन ऑफ कोर्स देयर आर कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं कि कैसे ऑन अ नंबर ऑफ डायमेंशंस जो है वो कल्चरल डिफरेंसेस हैं. ठीक है, एंड दे लीड टू द फेलियर ऑफ द एमबीओ. देन दिस सेल्फ एफिकेसी आपने देखा है कि इट इज द एन अदर बेसिकली थ्योरी है ऑफ मोटिवेशन. सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एफिकेसी आपको पता है कि ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट भी है. जैसे मैंने आपको अपने शुरू वाली जो पर्सनैलिटी की स्लाइड्स है मेरा ख्याल है उसमें मैंने आपको बताया होगा दैट इज द पार्टली स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेट. और उसमें हमने ये भी मैंने आपको कहा था कि हम इसकी आगे फैक्टर्स करेंगे जो डिटर्मिन करते हैं या जो इन्हांस करते हैं सेल्फ एफिकेसी को. ठीक है, और हमने ये उस वक्त कहा था कि ये एक पार्टली स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेट है. ठीक है, बट नॉट इंटायरली स्टेबल. इट कैन बी लर्नड एज वेल. ठीक है, सो सेल्फ एफिकेसी इज बेसिकली इंडिविजुअल्स फीलिंग्स दैट ही और शी कैन कंप्लीट अ टास्क. जैसे आपकी ये फीलिंग दैट यस आई नो आई कैन डू इट, सो इट एनहांसेस द प्रोबेबिलिटी दैट गोल्स विल बी अचीव्ड. ठीक है, जितनी आपकी एफिकेसी ज्यादा होगी, जितना आपको ये कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा दैट यू कैन परफॉर्म वेल इन अ सर्टेन सिचुएशन. ठीक है, उतना ही आपको चांसेस भी, प्रोबेबिलिटी भी उस सक्सेस के ज्यादा होंगे कि आप वो गोल अचीव कर लेंगे. अच्छा, सेल्फ एफिकेसी जो है इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इट इज द इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग देमसेल्व्स. ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, तो हाउ फार हाउ मच यू, कुछ लोग जो है उनकी लो होती है सेल्फ एस्टीम, कुछ की हाई होती है. ठीक है, सम पीपल जैसे दे से दे डोंट लाइक देमसेल्व्स और दे कॉन्स्टेंटली दे ब्लेमिंग देमसेल्व्स, स्कोल्डिंग देमसेल्व्स. दे आर बेसिकली द पीपल हु आर लो इन सेल्फ एस्टीम. अच्छा, सेल्फ एफिकेसी इज रियली लिंक्ड विद गोल सेटिंग. हाउ? क्योंकि देखें, जब आपका गोल आपके लिए सेट हो गया, चैलेंजिंग गोल सेट हो गया, ठीक है, उसमें डिफिकल्टी का एलिमेंट भी है, वो रियलिस्टिक भी है. ठीक है, और वो स्पेसिफिक गोल भी है, सारा कुछ है, वो गोल सेट हो गया. लेकिन इफ यू डोंट हैव सेल्फ एफिकेसी, आपको एक गोल तो मिल गया कि जी आपने 30 जून तक 1500 की सेल्स करनी है. ठीक है, बट आपके पास सेल्फ एफिकेसी नहीं है. आपको ये लग रहा है कि आप ये कर ही नहीं सकते. Don't have the confidence, you don't have confidence over your abilities, over yourself, that you would be able to make these sales. How? You don't have any networking नहीं है आपके पास इतनी skills नहीं है, potential नहीं है, आप नहीं कर सकते. आप तो पहले वाला टारगेट मुश्किल से अचीव कर रहे थे. How you can achieve this target? ठीक है, तो ये क्या है? This is the quality of a low self efficacy. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप अगर इसकी लेफ्ट साइड पे देखें इस फिगर में, तो मैनेजर्स दे set difficult specific goal for job or task, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी. उसके बाद इंडिविजुअल हैज कॉन्फिडेंस दैट गिवन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी अटेन्ड. तो हाई सेल्फ एफिकेसी जिन इंडिविजुअल्स में होगी उनके पास ये कॉन्फिडेंस होगा कि ये गोल जो सेट हुआ है ये अचीव हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज फॉर हाई सेल्फ एफिकेसी इंडिविजुअल्स. सो द इंडिविजुअल हैज हायर लेवल ऑफ जॉब और टास्क परफॉर्मेंस. तो एज अ रिजल्ट जब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा, आप स्पिरिट के साथ, उस मोटिवेशन के साथ जब आप उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, यू विल पुट इन दैट स्पिरिट, दैट एफर्ट, दैट मोटिवेशन इनटू दैट टास्क, इट विल बी अचीव्ड. ठीक है, और जब वो अचीव हो जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस जो ऑफ कोर्स वो इनहांस करेगी. ठीक है, एंड सो यू सी दैट individual sets higher personal self set goals for their performance. as a result जब आपके goals set होते हैं from the organization, तो आप अपने लिए भी goal set करते हैं ना. so you set your personal goals. ठीक है, और high efficacy individuals जो हैं उनके they will set higher personal goals and as a result they will achieve, they will perform better. ठीक है, तो लेकिन it won't be so, of course it will be the other way for the low self efficacious individuals. उनको क्या होगा, जब आपको मैनेजर्स और गोल्स या टारगेट्स देंगे, आपके जो आप योर लो इन सेल्फ एफिकेसी, एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस विल रिमेन लो. ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस लो होगी, हो सकता है इवन लोअर हो जाए. ठीक है, और ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि आपके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं दे वॉन्ट बी अलाइनिंग विद योर इंडिविजुअल गोल्स. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. अच्छा, सेल्फ एफिकेसी को हमने ही डिस्कस किया था कि हम इसको इन्हांस कर सकते हैं.
तो कैसे कर सकते हैं? देयर आर अ नंबर ऑफ वेज. बेंडूरा ने बेसिकली काफ़ी काम किया है सेल्फ एफिकेसी के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया उसने. इट इज़ proposed by Bandura that there are 4 ways by which the self-efficacy can be enhanced. One is enactive mastery, second is the vicarious modeling, third is the verbal persuasion, and the last one is the arousal. तो बेसिकली बेसिक प्रीमाइस और यह मैकेनिज्म जो है वो क्या है? पिग्मेलियन एंड जेलेटिया इफेक्ट्स. ये हमने दोनों चीज़ें, पिग्मेलियन थ्योरम भी हमने जब सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को, अगर आप इफ़ यू रिमेंबर दैट, रिकॉल करें उसको, तो हमने वहाँ पर देखा था कि वो बेसिकली इट्स बिल्ट ऑन दैट. तो अभी आगे जब आप जाके ये देखेंगे इन चारों की एक्सप्लेनेशन, तो देन यू विल नो हाउ इट इज़ बिल्ट ऑन दैट प्रीमाइस. ये देखें कि जो सेल्फ एफिकेसी है, एक तो मास्टरी ओरिएंटेशन जो है दैट इन्फ्लुएंसेस द सेल्फ एफिकेसी. So if you have done a task in the past, your self efficacy to perform it will be higher. ठीक है, अगर मैंने कोई काम किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं ऑफ कोर्स मुझे चांसेस यही होंगे कि मैं उसको दोबारा भी आई कैन डू इट वेरी वेल अगेन. मसलन कोई भी टास्क मेरे सुपरवाइजर ने मुझे दिया है, तो मैं उसको एक दफ़ा कर चुकी हूँ, नेक्स्ट ईयर मुझे वो दोबारा असाइन होता है टास्क, तो सिंस आई हैव डन इट अगेन ऑलरेडी, मुझे उसकी चीज़ी का पता होगा एंड आई विल बी वेरी हाई मेरी होगी सेल्फ एफिकेसी दैट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई कैन डू इट. तो अब मेरे लिए तो वो बिल्कुल रूटीन और लेफ्ट हैंड जॉब होगी. ठीक है, तो इस तरह से ये मास्टरी ओरिएंटेशन है. उसके बाद विकेरियस मॉडलिंग इज समवन सिमिलर टू यू डूइंग अ टास्क इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग इट. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल एनीबडी सच एज समवन एल्स इज लूजिंग वेट, तो आपको मोटिवेशन मिलती है उससे, आपकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होती है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है दैट यार यस she is overweight and I am also overweight and if she has lost I can also lose. ठीक है, so someone of same handicap as you playing golf, that is another example. ठीक है, अगर किसी का कोई handicap है लेकिन even then he or she is doing something, तो आपको ये फील होता है कि आप भी वो फिर कर सकते हैं, तो ये आपको मोटिवेशन देता है, आपकी सेल्फ एफिकेसी को इन्हांस करता है. तो दिस इज बेसिकली vicarious modeling. Then is the verbal persuasion, which is someone convinces you that you have the necessary skills to do some task. So motivational speakers, they basically use this tactic of the verbal persuasion that you have the necessary skills to do some task. Motivational आपने अक्सर मोटिवेशन स्पीचेस सुनी होंगी. ठीक है, और वो क्या करते हैं कि दे इनकलकेट यू एक पॉजिटिव एनर्जी आपको वो दे देते हैं दैट यू कैन डू समथिंग, दे कन्विंस यू दैट यू कैन डू समथिंग. उसके बाद अराउजल है विच इज द एनर्जी. सो एनीबडी इफ समबडी इज सेइंग टू यू दैट यस यू कैन डू इट, तो फिर आपको ऑफ कोर्स आप में एनर्जी मिल जाती है, आप में मोटिवेशन आ जाती है, आपकी सेल्फ एफिकेसी इनहांस हो जाती है दैट यस मे बी यू कैन डू. सो अराउजल उस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं. सो इट इज द एनर्जाइज्ड स्टेट. व्हेन यू फील एनर्जाइज्ड और यू फील रियली डल और डम अबाउट द टास्क एंड यू जस्ट डोंट वांट टू डू इट, यू डोंट फील एनर्जेटिक अबाउट इट. ठीक है, तो एनर्जाइज्ड इज द arousal is the energized state of doing the task. जितनी आप में arousal ज़्यादा होगा उतनी आपकी सेल्फ एफिकेसी भी ज़्यादा होगी. अच्छा, सेल्फ एफिकेसी एंड गोल सेटिंग को अगर हम देखें तो सेल्फ एफिकेसी इट वर्क्स टुगेदर विद गोल सेटिंग एंड सेल्फ एफिकेसियस इंडिविजुअल्स दे आर मोर लाइकली टू वर्क हार्डर इन रिस्पॉन्स टू नेगेटिव फीडबैक एंड वाइस वर्सा. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी तक नहीं किया था कि जो सेल्फ एफिकेसी है वो आपका जो individuals हैं they are more likely to work harder in response to negative feedback compared to those individuals इनकी low self efficacy है. अगर उनको negative feedback मिल गया, उनकी पहले self efficacy low थी, वो पहले ही they were prepared and they knew, they already had this feeling, they were sure about it that they cannot do it, they cannot perform it. उनका तो already confidence नहीं था उस task के ऊपर, performance के ऊपर उसकी. तो अभी जब उसके ऊपर फीडबैक नेगेटिव मिल गया तो फिर तो वो बिल्कुल ही गए काम से. ठीक है, सो दे विल जस्ट शेक हैंड्स कर लेंगे वो, तो दे विल जस्ट सी यू ऑफ. तो दे वॉन्ट बी एबल टू डू द टास्क, उनकी मे बी दे वॉन्ट बी ट्राइंग अगेन. ठीक है, तो इसलिए ये जो हाई सेल्फ एफिकेसी इंडिविजुअल्स हैं ऑन द अदर हैंड, सिंस दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे कैन डू इट, even if they have lost it for the first time, they will try it again and again unless and until they have done it actually.
रीइंफोर्समेंट थेरीज जो हैं हमारे पास, देयर आर अ नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट थेरीज दैट वी हैव, एंड दीज आर द थेरीज दैट आर्गू दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये बेसिकली क्या है कि अनलाइक द कॉन्टेम्परेरी थेरीज जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं अपनी स्लाइड्स में इन दिस लेक्चर, वो तो बेसिकली देखें कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती हैं कि व्हाट हैपेंस, हाउ एम्प्लॉई इज मोटिवेटेड एंड व्हाई, इन कॉन्ट्रास्ट टू द नीड थेरीज। नीड थेरीज नीड बेस्ड हैं, कॉग्निटिव थेरीज जो हैं वो आपके कॉग्निटिव प्रोसेस से एक्सप्लेनेशंस लेती हैं, और जो रीइंफोर्समेंट थेरीज हैं दे आर ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉई जो बिहेवियर है दे आर एक्सप्लेनिंग, वो दे से दैट द एम्प्लॉई जो बिहेवियर है दैट इज अ फंक्शन ऑफ हिज द पास्ट बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉइज जो है वो और रीइंफोर्समेंट पास्ट बिहेवियर की, उसके ऊपर आपका जो फ्यूचर बिहेवियर है वो बेस होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस थ्योरी सेज, एंड इट सेज दैट बिहेवियर इज एनवायरमेंटली कॉज्ड। ठीक है, एंड बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड, रीइंफोर्स्ड बाय प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग कॉन्सिक्वेंसेस, एंड रीइंफोर्स्ड बिहेवियर टेंड्स टू बी रिपीटेड। ठीक है, तो एक बिहेवियर किसी एम्प्लॉय ने अगर ऑलरेडी इन द पास्ट परफॉर्म किया, तो अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव थे, ठीक है, तो आप उनको रीइंफोर्स करें उस बिहेवियर को पॉजिटिवली, और अगर वो नेगेटिव थे तो उसको कंट्रोल करें उसको, अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव थे, तो फिर एज अ रिजल्ट जो आपका बिहेवियर है वो खुद ही मॉडिफाई हो जाएगा। एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं, विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर एक स्टूडेंट है वो इफ ही और शी इज लेट कमर इन द क्लास, ठीक है, तो एवरी टाइम वो आपकी क्लास में 15 मिनट लेट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको यू पॉइंट दैट स्टूडेंट आउट एंड यू आस्क हिम दैट व्हाई यू हैव कम लेट। तो आप उसको डिस्करेज करें स्टूडेंट को, ठीक है, उसको व्हेन यू डिस्करेज दैट स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी कि जो बिहेवियर उसने शो किया ऑफ कमिंग लेट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि ही इज मिस्ड द लेक्चर, उसने क्लास को भी डिस्टर्ब किया, ही इज नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन, वो पंक्चुअल नहीं है, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे सारे, एंड दे शुड बी रीट्रेटेड एंड दे शुड बी इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट एंड ही शुड बी टोल्ड दैट सच बिहेवियर इज नॉट डिजायरेबल एंड इट विल नॉट बी अकोमोडेटेड इन द फ्यूचर। तो जब उसकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम व्हेन ही विल बी कमिंग टू द क्लास, तो अगर वो 15 मिनट्स जो है वो ही विल ट्राई कि वो ही कम्स अर्लियर एंड ही इज नॉट दैट लेट। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम जो है वो नेक्स्ट टाइम भी लेट है लेकिन शायद इतना लेट ना आए, ही इम्प्रूव्स। ठीक है, 6-7 मिनट लेट जाएगा, आप अगेन रीइंफोर्स करें उसको, तो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। एक और दूसरा तरीका मॉडिफाई करने का क्या है कि जो द वंस हु आर कमिंग इन टाइम, जो टाइम पे आ रहे हैं, आप उनको पॉजिटिव रीइंफोर्स करें उस बिहेवियर को, उनको अप्रिशिएट करें, उनको बताएं कि दिस इज द डिजायरेबल बिहेवियर। ठीक है, तो वो ये क्या है, दिस इज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और वो जो टाइम पे आता है जब आप उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट देंगे तो फिर क्या होगा कि वो फ्यूचर में भी कोशिश करेगा, नेक्स्ट में भी, कि वो टाइम पर ही आए, विल लाइक टू मेंटेन दैट स्टेटस। तो दिस इज हाउ जो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, दे बोथ कैन हेल्प टू अचीव द डिजायर्ड बिहेवियर्स फ्रॉम द एम्प्लॉइज। So you see that it's not cognitive but environmental जो factors हैं they control behavior as per this approach। reinforcement theory जो है या behaviorist approach इसको बोलते हैं। So it ignores inner states and focuses on what is the response from external environment of in his or her actions। ठीक है, तो ये individual जो है उसको उसके actions के ऊपर environmental responses को देखती है, and it is opposed to the cognitive theories of motivations जो आपके inner state को देखती हैं और उनकी explanation, आपकी psychological explanations देती हैं उन processes की। ठीक है, and the behavior is the consequence of your prior behavior, that is basically the theory। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास equity theory। तो equity theory को हम देख लेते हैं। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थेरीज है मोटिवेशन की, बहुत अटेंशन इसने गेन की है, heavily researched है and still a lot of research is going on। ठीक है, और बेसिकली इट हैज बीन लिंक्ड अप विद ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, उसके साथ इक्विटी थ्योरी जो है वो उसको लिम्का गिबल के ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस जो है वो इक्विटी थ्योरी के ऊपर ही यू कैन से कि उसके ऊपर वो बेस्ड है कि इक्विटी जो है ये बेसिकली आपको पहले तो इक्विटी और इक्वालिटी इन दोनों में डिफरेंसेस का पता होना चाहिए। ठीक है, कि इक्विटी जो है दैट इज बेसिकली रिफर्ड टू द कंपैरिजन है बेसिकली इनपुट और आउटपुट रेशो का। ठीक है, और कंपैरिजन है, और जो इक्वालिटी है दैट इज बेसिकली इक्वल होना चाहिए, एवरीबडी शुड बी इक्वल। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली इक्वालिटी। और इक्विटी में क्या है कि
बेसिकली कंपेयर करें आप अपनी कंट्रीब्यूशंस को और अपने रिवॉर्ड्स को विद द कंट्रीब्यूशंस एंड रिवॉर्ड्स दैट योर काउंटर पार्ट और एनीवन एल्स इज गेटिंग, दैट इज इक्विटी. तो दे शुड बी इक्वल. जितनी आपकी इनपुट है उतना ही आपका आउटपुट भी होना चाहिए. सो दैट इज इक्विटी. So equity theory says that individuals compare their job inputs and outcomes with those of others and then respond to eliminate any inequalities. ठीक है, तो इसमें जो किसके साथ आप कंपेयर किसके साथ किया जाता है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आप अपनी इनपुट और आउटपुट रेशो को या जो रिवॉर्ड्स हैं और कंट्रीब्यूशंस हैं उनको कंपेयर करते हैं विद दोज ऑफ द अदर्स. अब ये अदर्स में हैं कौन? अदर्स में देखें, एक तो सेल्फ आपके रेफरेंट अदर्स भी इनको बोला जाता है. तो ये बेसिकली दीज आर द पीपल विद होम यू थिंक दैट यू कैन कंपेयर, ये जिनके साथ आपका कंपैरिजन बनता है इन योर आइज, इन योर परसेप्शंस. दीज आर दोज. वो आपकी विद इन भी हो सकते हैं, वो आपके जो मतलब यू कंपेयर, आप अपने आप को अपने फादर के साथ कंपेयर करें कि यार व्हेन आई वाज एट माय फादर वाज एट दिस एज, तो इतने इस एज में मेरे फादर जो है उनकी अचीवमेंट्स हैं वो तो इतनी थी, लेकिन मेरी इतनी अचीवमेंट्स नहीं है, या मेरी उतनी प्रमोशंस नहीं है, या मैं उतनी सैलरी पे नहीं हूँ. अगर हम प्रोपोर्शन या रेशो कैलकुलेट करें तो जितनी उनकी एडवांसमेंट थी करियर में एट दैट दिस एज उतनी मेरी नहीं है. ठीक है, तो ये क्या है कि ये मैं कंपैरिजन कर रही हूँ. ठीक है, तो दूसरा ये कि मैं जो है वो दूसरे लोगों के साथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैं कंपैरिजन करूँ विद द अदर्स, जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं अगर मैं उनके साथ कंपैरिजन करूँ. जैसे अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर हूँ या मैं एचआर ऑफिसर हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं जो दूसरे मेरे डिपार्टमेंट में एचआर ऑफिसर्स हैं, अब एक कंपैरिजन विद दोज एचआर ऑफिसर्स. ठीक है, कि वो भी देर ऑल्सो एचआर ऑफिसर्स, दे आर परफॉर्मिंग द सेम जॉब एज आई एम. मेरी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और मुझे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस है उनको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है. ठीक है, तो मैं अपनी इनपुट आउटपुट रेशो का उनके साथ कंपैरिजन करूँ. और एक और ऑप्शन ये भी होती है कि समटाइम्स आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी कंपैरिजन करते हैं. तो उसमें क्या है कि अब आप दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी देखते हैं. जैसे आप हैं, इफ़ यू आर द एचआर मैनेजर एट दिस ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑर्गेनाइजेशन, आप दूसरे एचआर मैनेजर्स जो आपके से सिमिलर कोई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसी एरिया की हैं, फॉर एग्जांपल उसी स्पेसिफिकली उसकी जिनके साथ आपका कंपैरिजन बनता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी वही है और समथिंग, आप ये देखें कि यार वो दे आर पेइंग हायर टू देयर एचआर मैनेजर compared to you, although you are both performing the similar tasks. तो ये क्या है कि ये अगेन वो आपका रेफरेंट अदर होगा. तो ये सारे रेफरेंट अदर्स हैं. देयर कैन बी डिफरेंट रेफरेंट अदर्स दैट यू कैन हैव. तो पॉइंट इज कि आप इन रेफरेंट अदर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि आपके इनपुट आउटपुट रेशो कम है उनसे, यानी दे आर गेटिंग मोर रिवॉर्ड्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस कंपेयर टू यू आर, तो देन यू परसीव दैट देयर इज इनइक्विटी. ठीक है, आप फिर इनइक्विटी परसीव करेंगे ड्यू टू बीइंग अनरिवॉर्डेड या अंडर रिवॉर्डेड. ठीक है, अगर आप दोनों के रेशियोज अगर आप समझते हैं कि बराबर हैं तो देन यू विल परसीव दैट देयर इज इक्विटी. ठीक है, और फिर अगर आप ये परसीव करते हैं कि आपकी ज्यादा है, आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशंस कम है आपकी, मतलब आपको आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस के मुताबिक ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है और आपका जो काउंटर पार्ट है उसको इतना या रेफरेंट अदर को इतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो देन देयर विल अगेन बी इनइक्विटी व्हिच विल बी ड्यू टू ओवर रिवॉर्डेड. अब हालांकि ऑफ कोर्स जो इक्विटी में इश्यूज आते हैं, ये जो नेगेटिव आउटकम्स होते हैं रिलेटेड टू द इक्विटी, दे आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द being due to inequity जो आप परसीव करते हैं ड्यू टू बीइंग अंडर रिवॉर्डेड. ड्यू टू बीइंग ओवर रिवॉर्डेड आप जो है वो इनइक्विटी से नेगेटिव आउटकम्स नहीं आते. मतलब अब अगर मुझे ये लगता है कि मुझे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस मेरी इतनी नहीं, मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं कंपेयर टू माई कोवर्कर और माई काउंटर पार्ट और माई रेफरेंट अदर, तो उससे तो मेरे कोई नेगेटिव मैं बिहेवियर्स में इनकलकेट नहीं करूंगी. लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि मुझे कम मिल रहा है तो देन आई विल शो नेगेटिव बिहेवियर्स. ठीक है, और अगर मुझे ये परसीव करूँ कि मैं अंडर रिवॉर्डेड हूँ, तो there can be a number of negative behaviors that as an employee in order to remove that inequity उस effort में आप perform करेंगे काफ़ी सारे number of behaviors such as you will tend to change the inputs, you will मतलब आप ये करेंगे कि आप अपनी जो input है, अपनी effort है, अपनी contribution उसको कम कर दें. ठीक है, या अपनी कंट्रीब्यूशन जो उसकी क्वालिटी को कम कर दें, एज अ रिजल्ट जो क्वांटिटी आपकी जो क्वालिटी आउटपुट की जो है वो कम हो जाए. ठीक है, और फिर आप अपने जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं उनको चेंज कर लें, उनका इमेज चेंज कर लें. आप ये कहें कि नहीं यार आज से 20-30 years पहले थिंग्स वर वेरी डिफरेंट, टास्क्स एंड द चैलेंज एंड द टास्क्स वाज वेरी डिफरेंट, देयरफॉर आई हैव नो कंपैरिजन विद माय फादर. ठीक है, आई नीड टू चेंज द रेफरेंट अदर. फिर आप ये कहें कि नो दैट फर्म हैज डिफरेंट ओरिएंटेशन. ठीक है, उसका जो एचआर मैनेजर है ही हैज टू डील विद
a very big department and this department does not have that much यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे मे बी द सैलरीज एंड द पैकेजेस एंड द रिम्यूनरेशंस जो हैं वो ज़्यादा हैं या इंक्रीमेंट्स, तो आप ये क्या कर रहे हैं, इसलिए मेरा उसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता, तो आप क्या करें, अपना रेफरेंट अदर जो है वो चेंज करने की कोशिश करें, या अपनी आउटपुट जो उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप डिफरेंट, या आप अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो you think of leaving the job or quitting the job, अगर आपको ये फील हो रहा है कि constant inequity है। But these are all the different options that जो different employees इनको इनमें से कोई ना कोई ऑप्ट करते हैं। हर किसी का अपना वे है that how anybody is going to deal with inequity, अगर वो ये परसीव करता है कि there is inequity in the workplace, ठीक है, तो हर किसी का अपना डिफरेंट वे होगा। मेरे लिए मैं हो सकता है कि मैं अपनी आउटपुट जो है उसको तो कम ना करूं, लेकिन मैं अल्टरनेट जॉब्स देखना शुरू कर दूंगा। मुझे ये लगेगा या दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रिवॉर्डिंग बेटर, और यहाँ पे सही प्रॉपर नहीं रिवॉर्ड किया जाए, मैं इनइक्विटी अगर परसीव करूँ कि ये अंडर रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो आई विल ट्राई टू मूव सम, फाइंड सम अल्टरनेट ऑप्शंस एंड आई विल ट्राई टू मूव अवे, ठीक है। और बट एवरीबडी हैज इज डिफरेंट वे, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। हर किसी का अपना रिएक्शन होता है एंड दैट माइट बी डिफरेंट, कि वो कौन सी ऑप्शन में जाए या क्या ऑप्ट करे। तो जस्टिस जो है वो बेसिकली आप ये देखें कि उसकी 3 डायमेंशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है, प्रोसीजरल है एंड इंटरेक्शनल है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव इज रिलेटेड टू द फेयरनेस ऑफ आउटकम्स, कि आपको क्या समझते हैं कि पे, सैलरी और जितने भी आउटकम्स हैं, क्या आपकी परसेप्शंस हैं, कितनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी। प्रोसीजरल जस्टिस इज रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स, कितने फेयर प्रोसीजर्स यूज हुए हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस है वो कितना फेयर था इन ऑर्डर टू अचीव एट डिफरेंट आउटकम्स। एंड देन इंटरेक्शनल जस्टिस इज दैट व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट माई रेस, मतलब जो आपका जो सुपरवाइजर है उसके साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं वो व्हाट आर दे लाइक, ठीक है, आर दे, does he treat you with respect, he treats you with care, वो आपके साथ information शेयर करता है। तो ये हैं the different types of justice and we see that the bottom line जो फिर उसके बाद जो है वो जो expectancy theory को हम देख लेते हैं, which is the next theory of motivation, and says that आपकी जो effort है, ये motivation है, that will depend upon कोई गोल है, अगर आपने उसको, आपको कोई गोल मिला हुआ है, उसका कोई आउटकम है, आपके जो एक्सपेक्टेंसी एफर्ट आप उस वक्त उस गोल के ऊपर पुट इन करेंगे जब आपको ये लगेगा कि उस गोल के साथ कोई आउटकम भी अटैच्ड है, दैट आउटकम इज अचीवेबल एंड दैट आउटकम इज वैल्यूएबल टू यू। अगर आपको ये परसीव करेंगे कि उसके साथ कोई आउटकम तो है, जैसे अगर एक टास्क आपको दे दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि इफ यू परफॉर्म इट यू विल गेट अ रिटर्न टिकट टू दुबई, ठीक है, बट यू डोंट हैव मोटिवेशन टू गो टू दुबई, ठीक है, तो आपके लिए वो आउटकम जो है वो मीनिंगलेस होगा, इसलिए वो टास्क परफॉर्म करने के लिए मोटिवेशन भी मीनिंगलेस होगी, ठीक है। बट अगर आपको ये कहा जाए कि आपको कैश अवार्ड दिया जाएगा 20,000 का और समथिंग लाइक दैट, तो वो आपकी दैट माइट बी अ मोटिवेशन फॉर यू। सो इंडिविजुअल एक्सपेक्टेंसी थ्योरी सेज दैट इंडिविजुअल की जो एफर्ट है दैट आप परफॉर्म उस वक्त या कोई भी गोल के लिए एफर्ट उस वक्त करेंगे जब आप ये देखेंगे कि इंडिविजुअल एफर्ट विल लीड टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, and that individual performance will be tied to some organizational reward and that reward will be somehow helpful or aligned with your personal goals। अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो ये चेन ब्रेक हो जाएगी और फिर क्या करेंगे कि फिर आप जो है वो you won't be motivated। So all 3 links between the boxes they must be intact or motivation will not occur। Thus individual must feel that if they try they can perform, and if they perform they will be rewarded, and when they will be rewarded the reward will be something they care about। तो ये देखें at the end आपके लिए ये चेकलिस्ट है और इसमें मोटिवेशन के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये बेसिकली आपको इनकरेज करते हैं कि आप थिंक योरसेल्फ, इंडिविजुअली थिंक करें, ग्रुप में थिंक करें, बट कम अप विद देयर आंसर्स बाय योरसेल्व्स। I'll read them through for you. One is that Elizabeth's boss starts out the day each morning saying, "Bet you wish you didn't have to be here, huh?" Knowing this, which theory gives you insight as to why Elizabeth may not be motivated at work? Maybe theory X, theory Y. So, just I'm not giving you the answer. I'm just giving you food for thought. Then Elizabeth's boss may well be a theory X manager, as she assumes employees don't like work and or want to be there। ठीक है, तो हमने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को रिकॉल करें, उसमें हमने क्या किया था
आपको लगता है कि इसमें इस जो है केस है, इस पर्टिकुलर केस में, डू यू थिंक देयर इज एनी अदर थ्योरी दैट इज रेलेवेंट इन हियर? ठीक है, या कोई और थ्योरी भी इस पे अप्लाई हो सकती है, तो यू नीड टू थिंक दैट थ्रू. If you study really hard and only get a B on an exam, but your classmate barely studies at all and gets an A, what theory will help explain why you feel less motivated to go to a class? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, A और B हैं. Just think through this, then see the answer. ठीक है, कि कैसे A और B, दो A अपना classmate के साथ B के साथ comparison कर रहा है. He is working more hard, he is working less hard, but उसका reward उससे ज़्यादा आ रहा है. I think it might be something like equity theory, but you need to see this through as well. ठीक है, challenge yourself. So I'm just giving you another clue. What theory would you say that this man who knows he works hard and is performing well will be motivated by a gym membership for being a high performer? ठीक है, तो maybe it is expectancy theory. Would a gym membership be considered a motivator or hygiene factor according to Herzberg? सो डिस्कस विद द क्लासमेट. तो अगर इसी सिचुएशन को आप देख लें, जिम मेंबरशिप जो है वो देखें, वो उसके लिए जिम मेंबरशिप तो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, बिकॉज दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर हिम. ठीक है, वो एक वैल्यूएबल आउटकम है उसके लिए. एज पर द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑल्सो सेज दिस दैट इज़ हाउ, अगर कोई आउटकम आपके लिए वैल्यूएबल होगा तो फिर ही आप एफर्ट इनपुट करेंगे. लेकिन अब अगर आप हर्जबर्ग की थ्योरी लें तो उसमें आप इसको कहाँ फिट इन करेंगे? वो एक मोटिवेटर होगा उसमें, या वो एक हाइजीन फैक्टर होगा? ठीक है, तो ये आप लोगों ने, दिस इज, आप ये समझें कि एक किस्म की आपकी असाइनमेंट भी है. यू हैव टू कम अप, इसको आपने फिट इन करना है. आपको इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं आपके एग्जाम में. कोई केस स्टडी इस तरह की आ सकती है आपके क्विज में या असाइनमेंट्स में. ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर. इस तरह से हमने आज क्या किया है कि आज हमने अपनी जो मोटिवेशन की थेरीज हैं हमने उनको फिनिश कर दिया, और अपने जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें फिर अब हम ये करेंगे कि इनको विल बी सीइंग कि एप्लीकेशन थेरीज की देखेंगे, और दूसरे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द मोटिवेशन विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स. सो टुडे वी एंडेड अप विद द न्यू थेरीज भी हमने फिनिश करनी, कॉग्निटिव थेरीज भी और रीइंफोर्समेंट थेरीज को भी हमने देखा है विद देयर प्रैक्टिकल implications. So you should be understanding the implications of all these different theories and the mechanisms which are involved, कि क्यों और why all these different theories, क्या differences हैं और कब कौन सी कहाँ पे applicable है. So with this I come to an end of today's lecture. I thank you for being patient. Wish you all the best. Allah Hafiz.